प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या देखा था हमने? प्रॉपर्टीज 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक क्या था? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है, दूसरा मैंने बोला था कि नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या क्या हो सकता है इसमें? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन रहा है या डाइल्यूट बन रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तीसरा हमने बोला था नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किस टाइप का है? जैसे अगर आपने NaCl ले लिया तो आयंस देगा, और आपने ग्लूकोज ले लिया O6 तो नो आयंस नहीं देगा और घुल जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक चीज़ और देखते हैं हम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टाइप ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से। एक प्रॉपर्टी और भी है जो इस पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अगर हम एसिटिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं? एसिटिक एसिड, और इसे ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत कम होता है, लो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला। ऐसे मान लो बेंजीन, क्या है? C6H6 बेंजीन हो गया, या हेक्सेन हो गया। इनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत कम होते हैं। जैसे बेंजीन का कितना होता है? 2.9 के आसपास होता है, और हेक्सेन कितना होता है? 1.9 के आसपास होता है। 2.5 और 1.9 ऐसे बोल सकते हैं हम, 2.5 में 1.9। इनका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत कम है। ऐसे किसी भी सब्सटेंस में अगर हम एसिटिक एसिड डालते हैं तो ये डाइमर बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइमराइज हो जाता है। किस तरीके से डाइमराइज होता है? डाइमराइज क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमराइज होता है। किसमें? ऐसे सॉल्वेंट में जिनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, उनमें डालने पर ये डाइमराइज होता है। किस तरीके से होता है? देखो, CH3COOH, यहाँ देख लेते हैं, COOHCH3। अगर ये हमने बेंजीन में डाला है तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये यहाँ से इसके साथ और यहाँ से इसके साथ। 12th में हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FON will be directly attached to the hydrogen atom, तो क्या होगा? इस बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, तो यहाँ दो पोल बन जाएंगे, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, तो ये पोल आपस में, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे एक साथ, तो सारे मॉलिक्यूल इन डिफरेंट पोल की वजह से आपस में एक दूसरे को अटैक करेंगे मॉलिक्यूल्स, और एक नेट बना लेते हैं, एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और आपस में जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक मतलब गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें मतलब इसमें देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी दो तरीके से होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। इसको बाद में पढ़ाएंगे जब, इंटर और एक इंट्रा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पे आया तो यहाँ बता दिया। तो इसमें भी क्या है, देखो, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव हो गया होगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं, और इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के डाइमराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डाइमराइज जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मली देखो कितना है, इसका 45, 16 16 32 32 प्लस 12 44 प्लस 1 कितना है? 45, और इसका कितना है? 12 3 15, 45 प्लस कितना हो गया? 60। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है 60,
मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, बट ड्यू टू द डाइमराइजेशन इन बेंजीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड 120, क्योंकि क्या कहते हैं नॉर्मली क्या 60 है, लेकिन क्योंकि ये सॉल्वेंट में डालने पर डाइमराइज आ रहा है, जिसकी वजह से कैलकुलेट करने पे या ऑब्जर्व करने पे प्रैक्टिकली इसका जो एक्चुअल वेट आता है वो कितना आता है 120 आता है। एक्चुअल वेट 120 आता है। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इस टॉपिक को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। इसको हम आगे अभी हम और आगे ढंग से पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। आगे हम बता रहा हूँ क्या होता है, एक नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एसिटिक एसिड है, ये अगर मैं नॉन पोलर, ये बेंजीन कैसा है नॉन पोलर है, बेंजीन कैसा है नॉन पोलर, और ये हेक्सेन कैसा है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। जब हम ये एसिटिक एसिड को बेंजीन या हेक्सेन किसी किसी में भी लो जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट बहुत कम होता है, इन दोनों में किसी में भी डालो, जब आप डिजोल्व करते हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में डाइमराइज हो जाता है। दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में डाइमराइज हो जाते हैं। डाइमराइज होने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका जितना कैलकुलेटेड होता है उतना नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है, डबल आता है। यानी नॉर्मली क्या होता है 60, लेकिन आता कितना है 120। क्यों? क्योंकि ये डाइमराइज हो रहा है, किसमें डाल, काय की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। इसको हम आगे आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा इतना क्या इसका कहने का मतलब था। आगे देखो, अमाउंट पे आए थे हम। अब देखते हैं, एक हमने यहाँ हेडिंग बनाया था प्रॉपर्टीज, यहाँ डालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इनको देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज दोज प्रॉपर्टीज दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the amount of solute, which depend upon the amount of solute. Amount of solute is known as colligative property. Colligative प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, उन सबको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, इन सबसे कोई मतलब नहीं होता, है। केवल ये क्या पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, या ओनली ऑन कर दो यहाँ पे, डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज नोन एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, उनको हम देखते हैं। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी आपकी इसे पाई से डिनोट करते हैं, और ये अमाउंट पे ही डिपेंड करती है। दूसरी आती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये चेंज इन वेपर प्रेशर है, और ये कहते हैं इनिशियल वेपर प्रेशर है। तीसरा देखो, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और